Okay, so we will start our last chapter of the first part of the book, chemistry, that is equilibrium. So word से हमें क्या पता चल रहा है? Equilibrium मतलब ये हमने पढ़ लिया था ना। नहीं, हमने कहाँ से equilibrium स्टार्ट ही नहीं किया. सिस्टम से That is in thermodynamics. Okay. So equilibrium मतलब क्या? से सिंपल वर्ड में बोले तो बैलेंस. सिंपल हमारी डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम कंसीव करना चाहे, उसका अनुमान लगाना चाहे, ऑब्जर्व करना चाहे कि भाई इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मतलब कि बैलेंस. तो बैलेंस की जब हम बात करेंगे तो दो चीजें होनी चाहिए, उन दोनों में बैलेंस. अदरवाइज कुछ एक ही है, एक बैलेंस कैसे करेगा? लाइक दैट. जैसे कि तुम गाड़ी चला रहे हो तो यू शुड बी फर्स्ट, जब लर्न कर रहे हो साइकिल चलाना तो क्या बैलेंसिंग रखना तुम्हें देखना पड़ेगा. नहीं तो बैलेंस नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, या तो इस साइड गिर जाओगे या तो इस साइड. दो साइड होगी. सोचो एक ही साइड है, एक ही साइड है. ओके, तो तुम बैलेंस किसके और किसके बीच में रखोगे? ओके, दैट मीन सपोज जैसे कि वो रोटेशन वाले फिजिक्स में भी हमने देखा था. ऐसे हम खेलने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सो सीसॉ। सीसॉ, यस सीसॉ. सो वहां पर ऐसे दो जगह पर हमको यहाँ एक बैठ जाए और यहाँ पे कोई दूसरा हो ही नहीं, तो बैलेंसिंग होगा? कभी नहीं होगा. सो दो, एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा और फिर बैलेंस हुआ. ओके, इक्वल वेट का होगा तो अगर ये ज्यादा वेट का है तो ऐसे रहेगा, ये ज्यादा वेट का है तो ऐसे रहेगा, लाइक दैट. सो इक्विलिब्रियम वर्ड से हमें एटलीस्ट जो अभी तक के नॉलेज से हमें समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट बैलेंसिंग. वही है एक्चुअल में, बैलेंसिंग ही है. किस चीज के अंदर बैलेंसिंग? बैलेंसिंग बिटवीन दी से हमारी जब रिएक्शन होगी फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों हम देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. केमिकल इक्विलिब्रिया आर इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरियस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस. तो जो बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम बोलते हैं एसिडिटी हुई है, तो एसिडिटी हुई है तो हम बेस डालते हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. तो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड. ओके, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल गिवन है equilibria involving oxygen molecules and the protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of the oxygen from our lungs to our muscles. Obviously ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो और प्रोटीन, ओके, हीमोग्लोबिन प्ले अ क्रूशियल रोल. मतलब कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हम ब्रीथ करते हैं वो, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन है, ओके, प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ओके, उसके बीच में बैलेंसिंग होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में ही हीमोग्लोबिन है और से प्रोटीन है, ओके, और हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन डिजोल्व होके जा रहा है. ओके, तो बैलेंसिंग होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हीमोग्लोबिन ज्यादा फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, या ऑक्सीजन ज्यादा फ्लो हो रहा है बट हीमोग्लोबिन नहीं है. ओके, सो सिमिलर इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड. मतलब वैसे ही यहाँ तो कार्बन मोनोक्साइड की बात की गई है, वैसे ही कार्बन मोनोक्साइड और जो हीमोग्लोबिन है उनके बीच में भी बैलेंसिंग होना चाहिए. मतलब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं. ओके, सो पर्टिकुलरली जब CO जैसे एग्जॉस्ट गैसेस है, ओके, बर्न कर रहे हैं, हम कुछ बर्न कर रहे हैं और उसमें कार्बन मोनोक्साइड बन रहा है, तो कार्बन मोनोक्साइड के साथ भी बैलेंसिंग होना चाहिए. वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं. So, when a liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and the number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and are retained in the liquid phase. मतलब क्या बोल रहे हैं कि closed container है. Okay, say we have taken a closed container. एक closed container लिया और उसमें हमने लिक्विड भर दिया है, हमने लिक्विड भर दिया है. अब क्या होगा कि पर्टिकुलरली ये जो लिक्विड है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा, वो उनके बीच में कॉलिशन भी होता रहेगा. ओके, सो वो कॉलिशन की वजह से समवॉट टेम्परेचर राइज दे विल गेट
एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो मॉलिक्यूल है वो इवापोरेट होके यहाँ पर गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, जो सरफेस में है वो इवापोरेट होके बोल रहा हूँ, ना कि बॉयल होके। ओके, सो इवापोरेट होके वो सारे ही पॉइंट ऊपर ऐसे चले जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि बहुत गए और अब यहाँ पर अच्छी खासी वेपर बन गई है। अब क्या होगा कि कई वेपर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि वो ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो ड्रॉप बन के वापस यहाँ पर एज ए लिक्विड आ जाएंगे। ओके, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड का गैसियस फॉर्म में जाना और गैसियस का वापस लिक्विड फॉर्म में आना। तो ये भी वन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। It gives rise to a constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals the number of returning to the liquid from the vapor। मतलब कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। मतलब कि ऐसा समझो कि वाटर मॉलिक्यूल, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स है से 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले। ओके, तो अब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन मतलब कि एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो 100 में से एक मॉलिक्यूल बन गया वेपर। ओके, तो यहाँ पर हो गया 99 और यहाँ पर हो गया 1, फिर यहाँ पर हो गया 98 और यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर सपोज हो गया से 97 और यहाँ पर हो गया से 3, वैसे ही यहाँ पर सपोज 90 हो गया और यहाँ पर हो गया 10। ओके, लाइक दैट। वैसे अब ये चलता रहा और फिर सपोज यहाँ पर हो गया 60 और यहाँ पर हो गया 40, सो टोटल तो 100 ही है। ओके, अब मान लो कि ये जो कंडीशन है हमारी 60-40 वाली, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो गई, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद 40 पार्टिकल्स तो वेपर के होंगे और होंगे ही हमेशा के लिए। इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, पहले नहीं था, पहले तो रिएक्शन स्टार्ट थी, एक्टिविटी स्टार्ट थी। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच होना मतलब क्या? पहली एक बात, एक सपोज गैस करो, अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, क्या अभी भी ये जो वाटर पार्टिकल है उसमें से गैस बनेगा, वेपर बनेगा? इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब कि यहाँ 60 है और यहाँ पे 40 है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। क्या अभी भी वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा? इक्विलिब्रियम रीच है। नाउ यू टेल मी। तो वो इन जब हीट आ रही है तो वाटर तो उसमें कन्वर्ट होगी। मतलब जब हीट दे रहे हैं तो वाटर तो वेपर में कन्वर्ट होगी। हीट दे रहे हैं मतलब यहाँ पर तो हमने जो पहले से टेम्परेचर रखा हुआ है वही है, हम वापस से हीट नहीं दे रहे हैं। ओके, चलो मान लो तुम हीट देने की बात कर रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि से 40 और 60 है, अब तुम बोल रहे हो हीट दे रहे हैं, तो क्या 40 में से यहाँ पर कोई आएगा, मतलब कोई वेपर मॉलिक्यूल ठंडा होके लिक्विड बन के आएगा इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद? क्या लग रहा है? इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो रीच होने के बाद क्या यहाँ का पार्टिकल यहाँ जाएगा और यहाँ का पार्टिकल यहाँ आएगा? वो मेरा क्वेश्चन है। क्या लग रहा है? नहीं आएगा। सबको ही ऐसा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। जब भी इक्विलिब्रियम रीच हो मतलब क्या? उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। वो उसी के लिए फिर हम आगे जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं। बट कोई भी इक्विलिब्रियम हो, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, the flow of the reaction will always continuously working, okay, और से going on। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, पहले यहां से स्टार्ट किया था कि यहाँ 100 और यहाँ 0, फिर गए, अब एक पॉइंट आया यहाँ 60 और 40, अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उसका मीनिंग क्या है कि अब तुम कभी भी, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है 1 घंटे बाद, सपोज पहले ये था at t is equals to 0 and at t is equals to 1, ये t is equals to से 1 hour मतलब से 60 मिनट, ये रीच हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब सपोज तुम 5 घंटे बाद आ रहे हो, कितने घंटे बाद? 5 आवर्स के बाद आ रहे हो। अब तुम 5 आवर्स के बाद आए, तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब कि तुम जाके चेक करोगे तो यहाँ पे 40 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम 2 घंटे बाद जाओ, 3 घंटे बाद जाओ, 4, 5, 10 घंटे बाद जाओ, यहाँ पे 40 पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मिलेंगे ही, और यहाँ पर 60 पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड तुम्हें हमेशा मिलेंगे। तो इक्विलिब्रियम रीच हुआ मतलब क्या? इक्विलिब्रियम रीच हुआ मतलब अब मैंने जैसे बताया कि इक्विलिब्रियम रीच हुआ, दैट डज नॉट मीन कि अब भी कन्वर्जन
बंद हो गया, कन्वर्जन बंद नहीं हुआ। अभी भी जैसे ये 40 है तो 40 में से एक यहाँ निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये 60 प्लस 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 दैट इज 39। लेकिन ये जब जो पॉइंट पे ये हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 60 में से भी एक यहाँ आ जाएगा, तो ये 60 माइनस 1 वापस हो जाएगा। ओके, तो वो वापस 60 हो गया और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो वापस वो कितना हो जाएगा 40, वही पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब ऐसा समझो कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, मतलब जितना आगे जाना था, जितना पीछे जाना था, हो गया। अब भी रीच हो गया है इक्विलिब्रियम, तो अब क्या होगा, जैसे ही एक यहाँ से आ रहा है वैसे ही एक वहां जा रहा है, वहां से एक आ रहा है, यहाँ से एक जा रहा है। मतलब कि अब सपोज यहाँ से 10 इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ से 10 उस साइड आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद तुम कभी भी चेक करो तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा, याद रहेगा। ओके, सो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब कि 40 पार्टिकल्स ऊपर चले गए, पानी के 40 पार्टिकल्स ऊपर चले गए, इक्विलिब्रियम रीच हो गया। मतलब ये 40 पार्टिकल्स का जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये 40 पार्टिकल्स का जो प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम तो रीच हो गया है, मतलब कि तुम कभी भी चेक करो 40 पार्टिकल्स तो होने ही वाले हैं, मतलब ये वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, मतलब वो तो होगा ही हमेशा ही। मतलब अभी सपोज वेपर प्रेशर तुमने बोल दिया कि 1 बार है तो वो तो हमेशा ही 1 बार रहेगा, अब वो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, सो we say that the system has reached the equilibrium state at this stage. However, this is not the static equilibrium. There is a lot of activity at the boundary between the liquid and the vapor. And thus at equilibrium the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. देखो ये बताया ना कि at equilibrium rate of evaporation मतलब कि जितने evaporate होंगे is equal to the rate of condensation, मतलब जितने evaporate 10 evaporate हो गए तो 10 वापस condense होके वापस आ गए। ओके, It may be represented by H2O liquid में से H2O vapor बन रहा है, लेकिन at the same time H2O vapor में से H2O liquid भी बन रहा है। Done? चलो, so the double half arrows indicate that the processes in both the directions are going on simultaneously. मतलब कि दो प्रोसेसेस होती है। अगर तुम ऐसा बोलो कि H2O लिक्विड है मेरे पास और यहाँ से हम जा रहे हैं H2O गैसेस में, तो ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है और रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहाँ पर दोनों होना चाहिए। ओके, फॉरवर्ड भी होना चाहिए और बैकवर्ड भी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ मैं गैसियस स्टीम डाल दूँ मतलब तो वहाँ पे पानी बन जाना चाहिए, और पानी डाल दूँ तो वहाँ पे स्टीम बन जाना चाहिए। वैसा मतलब कि ये एरो बोथ दी साइड होना चाहिए। ओके, मतलब तभी हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। नहीं तो एक ही चीज में से दूसरी चीज बनती जाएगी। तो यहाँ पे सपोज तुमने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया है, स्टार्टिंग एट t इज इक्वल्स टू 0, 1 लीटर ऑफ वाटर है और ये कितना है 0। ओके, और फिर तुमने एक ही डायरेक्शन में करते गए तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा कितना हो जाएगा 1 लीटर क्यूब, 1 लीटर क्यूब हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा, मतलब स्टीम का 1 लीटर ऑफ स्टीम हो जाएगा। समझ में आया? एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो, लेकिन वैसा जाता नहीं है। ओके, दूसरी डायरेक्शन में भी आएगा और दूसरी डायरेक्शन में आएगा, वही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो वही है डबल हाफ एरो। The mixture of reactants and products in the equilibrium state is called an equilibrium mixture. मतलब कि मिक्सचर होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। फिर से पढ़ता हूं, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब ये तो हमारा एक ही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही है H2O, लेकिन सपोज तुम से N2 प्लस से H2 दैट विल गिव से एमोनिया। ओके, तो अब ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गया है तो ओके इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ओके, मतलब वो उसको क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें N2 भी है, जिसमें H2 भी है और जिसमें एमोनिया भी है। देन समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर।
इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड द केमिकल रिएक्शन। तो दोनों के लिए ये होगा, फिजिकल प्रोसेस के लिए भी और केमिकल के लिए भी, हम दोनों के लिए देखने वाले हैं। The reaction may be fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of the reactant। तो ये फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। Okay, this reaction। When the reactants in a closed vessel at a particular temperature react to give products, the concentration of the reactants keep on decreasing while those of the products keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactants and products। This stage of the system is known as the dynamic equilibrium and rates of the forward and reverse reactions become equal। मतलब क्या बोल रहे हैं, यही चीज बोल रहे हैं कि एट द स्टार्टिंग हम बोले तो ये अगर हमने N2 और H2 लिया तो N2 H2 का कॉन्सेंट्रेशन कुछ पर्टिकुलर होगा, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करने वाले हैं, तो हमने डाल दिया N2 और H2। अब उससे क्या होगा, तो N2 H2 में से क्या बनेगा, एमोनिया बनता जाएगा। तो एट T इज इक्वल्स टू 0 इसका तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा जो भी हो, जैसे ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है और ये तो 0 है, ओके, क्योंकि अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। एट T इज इक्वल्स टू 0 है, जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा तो होगा क्या, इसके कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। मतलब से ये हो गया 0.9 मोलर, ये भी हो गया 0.9 मोलर और ये बन गया 0.01 मोलर, लाइक दैट, कुछ भी बन गया, ओके। तो ये अब डिक्रीज होता जाएगा और ये अब इंक्रीज होता जाएगा और एक लेवल आएगा जब, जैसे मैंने बताया था 40-60 वाला रेशियो, तो यहाँ पर कुछ आ गया, सपोज 0.6 मोलर, 0.6 मोलर, ओके, 0.4 मोलर, व्हाटएवर, यहाँ का 0.4 मोलर ही है और यहाँ पर से 0.7 मोलर, इतना बन गया। अब ये क्या हो गया, सपोज स्टेबल हो गया, अब रेट स्टेबल हो गया। मतलब क्या कि अभी भी ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, मतलब N2H2 में से एमोनिया बनने की प्रोसेस है और एमोनिया में से N2H2 बनने की प्रोसेस है, वो बंद हो गई ऐसा नहीं है, चालू ही है। लेकिन जितना ये दोनों कंज्यूम होके यहाँ बनेंगे उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे। सो जो रेट है, रेट वो बोल रहे हैं कि कहाँ गया, द रेट विल बी कांस्टेंट, ओके, रिएक्टेंट दिस स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखा था ना यहाँ पर, particular temperature react to give products concentration keep on decreasing while the increasing sometime, okay, no change of concentration। This stage of system is known as dynamic equilibrium ये रहा, and the rates of the forward and reaction will be the equal। मतलब रेट जो है, मतलब रेट मतलब at which rate, मतलब से इतना 1 मोलर है at T is equals to 0, तो भाई रेट क्या है उसका, रेट मतलब क्या, कितना कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम। मतलब से 1 आवर में 1 मोलर से वो हो गया से 0.6 मोलर, ओके, तो हम बोल देंगे कि 0.4 मोलर गया, मतलब हम रेट बोल देंगे 0.4 मोलर इन से 60 मिनट, फिर इसको तुम डिवाइड करो तो तुम्हें मिलेगा मोलर पर मिनट, फिर सेकंड करना हो तो सेकंड भी कर सकते हैं। तो ये जो मिला दैट इज आवर रेट, अंडरस्टूड, ओके। आगे, it is due to this dynamic equilibrium state that there is no change in the concentration of the various species in the reaction। मतलब इसी की वजह से, ओके, ये जो चेंजेस है, ओके, ये जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है इसी की वजह से there is no change in the concentration of various species in the reaction mixture। मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इसीलिए अब कोई चेंज नहीं होगा। Based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, this may be classified in the 3 groups। मतलब कि कैसे ये chemical equilibrium reach होता है उसके बेस पे 3 groups है, याद रखना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। पहला, the reaction that proceed nearly to completion and only negligible concentration of the reactants are left। मतलब कि मैं बोल रहा था अभी वैसे N2 plus H2 that will give say NH3, तो से दिस इज थ्राइस H2 और ये हो जाएगा ट्वाइस N2, और नहीं थ्राइस H2 तो कितना 6 हो गया 2, तो 2 2 6 6, हाँ डन। तो ये है सपोज, ओके, तो इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया है, मतलब दोनों साइड एरो, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, पहला ऐसा है कि तुम्हारा कैसे कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो नियरली कंप्लीशन होने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है। मतलब क्या कि सपोज पहले ये 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था और ये था 0 मोलर, ओके। तो अब क्या होगा,
ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा कि ये हो गया 0.1 मोलर, ये भी हो गया 0.1 मोलर और ये हो गया 0.9 मोलर। देखो अब 0.1 मोलर से 0.1 मोलर पे आ गए, मतलब कि इट इज अबाउट टू एग्जॉस्ट, मतलब खत्म ही होने वाला है। खत्म हो नहीं जाएगा लेकिन नियरली अबाउट टू एग्जॉस्ट, मतलब खत्म ही हो गया। तो देखो कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन, एकदम नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ही रहता है। इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंटली, कई कई केस में तो इतना कम रहता है कि एक्सपेरिमेंटली पता करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। अब भाई एक्चुअल में कितना कॉन्सेंट्रेशन बाकी है, दिखता तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ चला गया ही लग रहा है, लाइक दैट इतना सब कुछ बन जाता है। ओके, तो ये एक पहला इक्विलिब्रियम था। दूसरा, the reaction in which only small amounts of products are formed and most of the reactants remain unchanged at the equilibrium state, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच गया और अब ये 1 मोलर था, ये 1 मोलर था, तो हो क्या रहा है, ये हो गया से 0.9 मोलर, 0.9 मोलर और यहाँ पे बन गया 0.1 मोलर ऐसे। ओके, तो ये क्या हुआ, अब ये ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, 1 मोलर और 0.9 मोलर, मतलब जितना था उसमें से बहुत कम यूज हुआ और यहां पर बहुत कम बना, लेकिन इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब क्या, अब इसके बाद तुम जब भी चेक करोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 मोलर ही आएगा, इसका भी 0.9 मोलर ही आएगा और इसका 0.1, क्योंकि हमने बोला ना कि जैसे ही इक्विलिब्रियम रीच हुआ फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा नहीं, पहले होगा, क्योंकि पहले तो इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है, मतलब सपोज ये नहीं है, ऐसा समझो, ये जो है ये एरो नहीं है, तो पहले क्या होगा, पहले तो यहां से ये साइड जा रहा है, 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 जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो पहले यहाँ पे फुल अमाउंट थी और यहाँ पे 0 थी, फिर जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया, तो होगा क्या, यहाँ पे अबाउट टू कंप्लीट हो गया, मतलब खत्म होने आया। लेकिन जब रीच हो गया, अब सपोज यहाँ आके ये सिचुएशन में आके अगर इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, तो उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब उसके बाद में कभी भी 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद भी अगर कॉन्सेंट्रेशन चेक करूं तो नाइट्रोजन का इतना होगा, हाइड्रोजन का इतना होगा और एमोनिया का इतना होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। सपोज ये इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए 10 घंटे लगते हैं, 10 आवर्स। ओके, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैं 2 घंटे के बाद ही आ गया और बताओ चलो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, नहीं हुआ होगा। तो अब क्या हुआ होगा, पहला जो है उससे क्वांटिटी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ तो मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हुई होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो, क्वांटिटी बोलो या कॉन्सेंट्रेशन बोलो, ओके, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, उसको रीच होने में तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं 15 घंटे बाद आ रहा हूं, तो अब हमेशा तुम 15 घंटे बाद आओ तो भी यही रहेगा, 20 घंटे बाद आओ तो भी यही आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, तो ये दूसरा केस था, पहला कि रिएक्टेंट अबाउट टू कंप्लीट। ओके, दूसरा केस बहुत बहुत कम रिएक्टेंट यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा कम, वेरी वेरी लेस प्रोडक्ट बन रहा है। एंड थर्ड, the reaction in which the concentration of the reactants and products are comparable when the system is in equilibrium, मतलब से ब्रिटेन या 50-50 जैसे कि भाई ये ऑलमोस्ट हाफ जैसा हो गया, ओके, ऑलमोस्ट और एग्जैक्ट हाफ जैसा हो गया और ये एग्जैक्टली हाफ जैसा बन गया, लाइक दैट। ओके, तब इक्विलिब्रियम रीच हुआ। तो अब हम बोलेंगे कि अच्छा ये इक्विलिब्रियम, देखो एक इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये वाला, ओके, ये स्टार किया है वो वाला। एक इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये दूसरा कलर का स्टार होता है, ये दूसरे कलर का ग्रीन कलर का स्टार है वो। और एक इक्विलिब्रियम कौन सा है कि ये जो हम ये वाला जो है वो दैट, ओके, 3 डिफरेंट, ये 1, ये 2 और ये 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहले में बहुत ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो गया, ओके, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, मतलब अबाउट टू कंप्लीट होने वाला था रिएक्टेंट। दूसरे केस में कुछ रिएक्टेंट यूज ही नहीं हुआ, थोड़ा ही यूज हुआ और बाकी का ऐसे रह गया जैसा था वैसे ही, विदाउट यूजफुल रह गया, मतलब यूज ही नहीं हुआ, रिएक्टेंट यूज ही नहीं हुआ, तुमने बोल दिया डाल दिया बनाएगा भाई प्रोडक्ट बनेगी, कुछ प्रोडक्ट बनी नहीं, मेजरली जो रिएक्टेंट था वो जैसे का तैसा ही रह गया। ओके, एंड थर्ड केस में 50-50 कंडीशन कि भाई ऑलमोस्ट हाफ जैसा खत्म हो गया है रिएक्टेंट और हाफ जैसा बन गया है प्रोडक्ट। डन। ओके,
तो ये तीन इक्विलिब्रियम क्लासिफाई किए गए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को 1 मार्क में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? सिंपल है, लिख सकते हो एज अ थियरी पूछी जाए तो। ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं। यस, ओके। नेक्स्ट, the extent of reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of the reactants, temperature, etc. So याद रखना है, ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। The extent of reaction in equilibrium varies, मतलब कि रिएक्शन कितना होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, मतलब कौन सा होगा कि भाई बहुत ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो जाएंगे या बहुत कम रिएक्टेंट यूज होंगे या फिर मॉडरेट, ओके कौन सा होगा, तो उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? सो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद, किसके ऊपर डिपेंडेंस है? द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, सच एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि भाई कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तुमने कितना ले लिया, यहां पर 1 से स्टार्ट किया है, यहां पर भी 1 मोलर से स्टार्ट किया, यहां पर भी 1 मोलर से स्टार्ट किया, लेकिन सपोज मैंने स्टार्टिंग में ही 10 मोलर ले लिया, स्टार्टिंग में ही 10 मोलर या मैंने 100 मोलर ले लिया, तो तुम स्टार्टिंग पॉइंट में कितना कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, डिपेंड्स ऑन दैट। देन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि भाई तुम 30 डिग्री पे रिएक्शन करवा रहे हो, 27 पे करवा रहे हो, 50 डिग्री पे करवा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है। Optimization of the operational condition is very important in industry and laboratory so that equilibrium is favorable in the direction of the desired product. तो भाई ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन, मतलब कि ऑपरेशन कंडीशन कैसी है, वही आ गया प्रेशर, टेम्परेचर, ओके मेनली तो प्रेशर टेम्परेचर आ गया, विंड फ्लो भी आता है, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर करे तो विंड फ्लो नहीं आएगा, ओके मतलब कि फैन बैन तुम्हें बंद रखना पड़ेगा, एसी तुम्हें मेंटेन टेम्परेचर पे सेट कर देना है, फैन बंद रखना है, लाइक दैट। तो मतलब कि ऑपरेशनल कंडीशन मतलब जो भी कंडीशन में हम ऑपरेट करें, ओके वो कंडीशन। So some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in aqueous solutions which is called as ionic equilibrium। तो भाई आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके बीच, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है बिटवीन दी आयंस, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम है, मतलब कैसे Na+ Cl- और वो बन रहा है NaCl और वापस NaCl में से बन रहे हैं ये दोनों, ओके सो लाइक दैट। तो वही चीज बता रहे हैं कि some important aspects of equilibrium involving physical and chemical equilibrium are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in aqueous solution, मतलब कि aqueous solution हो, या आयन Na+Cl- aqueous solution में अलग से Na+ और Cl- थोड़ी मिलेंगे, उसको तुम्हें पानी में डालना पड़ेगा तब जाके वो Na+ और Cl- इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम 10th में भी करते थे, तो Na+Cl- अलग अलग होंगे, तो वो एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो जो एक्वियस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है एंड इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो उसे हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। याद कितना रखना है? एक्वियस सॉल्यूशन, आयन प्रेजेंट एंड इक्विलिब्रियम, दैट्स इट, ओके सो दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन, अंडरस्टूड? नाउ स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम से, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड इफ वी एग्जामाइन सम फिजिकल प्रोसेस। तो अब सम फिजिकल प्रोसेसेस देखते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में और गैस का वापस सॉलिड में, ओके सो से सॉलिड का लिक्विड में जाए तो वो प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलेंगे हम? लिक्विड मेल्टिंग होता है ना। यस, फिर लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में फ्रीजिंग बोलो और से फ्यूजन बोलो, ओके यस। देन लिक्विड का गैस में, लिक्विड का गैस में वेपराइजेशन, और गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं होगा, कंडेंसेशन इज द करेक्ट, कंडेंसेशन। एंड सॉलिड का गैस में, सॉलिड का गैस में कैम्फर को करेक्ट, सब्लिमेशन, सब। यस सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। पहला लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो पहला लेते हैं हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ओके चलो।
आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क, मतलब कि हमने एक थर्मोस ले लिया है जिसके अंदर हमने थोड़े आइस के टुकड़े ले लिए हैं, और आइस के टुकड़ों के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया है। ओके, तो अब मैंने पानी भी डाल दिया है और आइस के टुकड़े भी डाल दिए हैं। ओके, चलो। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट्स कंटेंट एंड सराउंडिंग, मतलब कि एनवायरमेंट और कंटेंट के बीच में नो एक्सचेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्मस लिया है। थर्मस मतलब कौन सा सिस्टम? हमारा क्लोज सिस्टम। नहीं, क्लोज थर्मस तो क्लोज सिस्टम। क्लोज तो है लेकिन क्लोज नहीं, ओपन क्लोज और तीसरा भी था ना एक। ओपन था, क्लोज था, आइस। नहीं, वही आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट मींस व्हाट? ना मास ट्रांसफर हो रहा है और ना ही हीट ट्रांसफर। हाँ, यस, ओके। सो बंद है, मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। सपोज हमने इंसुलेशन कर दिया है एट 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब से 1 एटमॉस्फेयर। सो आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गए हैं। इन दिस सिस्टम shows interesting characteristics features. We observe that the mass of the ice, yes, we observe that the mass of the ice and water do not change with the time and the temperature remains constant. मतलब कि ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि हीट नहीं बाहर जाने वाली है, नहीं अंदर आने वाली है, और 0 डिग्री रखा है तो 0 डिग्री रहेगा। ओके, ना हीट बाहर जाने वाली है ना ही अंदर आने वाली है, आइसोलेटेड सिस्टम है, सो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। अब होगा क्या कि ये जो आइस है वो धीरे धीरे, मतलब यह 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो बहुत ज्यादा मतलब कम टेम्परेचर वाला आइस है, मतलब -4 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है, वो आइस तो धीरे धीरे क्या होगा? पिघलने लगेगा। ओके, तो मान लो कि आइस के यूनिट्स थे, सपोज 50 यूनिट्स आइस के थे और से पार्टिकल्स, और 10 यूनिट्स थे किसके? वाटर के, पहले से जो डाला हुआ थोड़ा वाटर है वो। अब क्या होगा कि ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। तो सपोज ये 40 हो गया और ये हो गया से 20, डन। फिर और कन्वर्ट हो रहा है, से ये 35 हो गया और ये क्या हो गया? 25। नाउ इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। इक्विलिब्रियम रीच मतलब क्या कि अब अगर 36 हो रहा है, मतलब 35 में से 34 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 26। लेकिन जैसे ही ये 26 हो रहा है, एट द सेम टाइम ये मच्छर चला। ओके, सो जैसे ही ये 26 हो गया, ओके, अगेन 25 में से एक कन्वर्ट होके उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। और कंडेंसेशन कहाँ आ गया है? यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं, यहाँ पर तो हम मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो वाटर पार्टिकल है, वाटर यूनिट है, उसका सॉलिडिफिकेशन होके आइस बन जाएगा। ओके, सो वापस इतने के इतने ही रहेंगे। मतलब अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है 25 यूनिट्स ऑफ से वाटर एंड 35 यूनिट्स ऑफ से आइस, तो ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब इतने का इतना ही अब रहेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो इतने का इतना ही रहेगा, वही चीज बता रहे हैं। और उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब मैं बोलूं कि भाई इतने यूनिट आइस है तो उतने यूनिट ही आइस है, उतने यूनिट आइस का मास जितना होगा वो कांस्टेंट हो गया। वही चीज जो अभी हमने समझी, वही चीज कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब तुम कितने भी टाइम के बाद आओ तो भाई इतने पार्टिकल्स यूनिट्स ये होंगे, इतने पार्टिकल्स यूनिट्स ये होंगे, लाइक देन। ओके, सेम डिटो वही कंसेप्ट है। देन
हाँ, so the intense activity can be noticed at the boundary between the ice and water. बहुत ज्यादा एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। मतलब सपोज ये हमारा आइस है और यहाँ बाजू में ही साइड में ही वाटर है, तो वो जो सरफेस है मतलब आइस और वाटर की जो सरफेस है वहां पे इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इंटेंस एक्टिविटी मतलब आइस में से हो रहा है वाटर और वाटर में से हो रहा है वापस आइस, तो वहीं पे थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्ड आइज से इतना ज्यादा पता चलेगा नहीं। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट द आइस एंड एडहेर टू इट एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस एस्केप इनटू द लिक्विड फेस। मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं और आइस के मॉलिक्यूल के ऊपर चिपक जा रहे हैं, तो आइस का साइज बढ़ गया क्योंकि वाटर के पार्टिकल भी उसके ऊपर चिपक गए। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, कई कई जगह पर जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब दो वाटर पार्टिकल्स इकट्ठा होके आइस में चले जा रहे हैं और फिर आइस में से वापस दो वाटर पार्टिकल्स भी बन जा रहे हैं। दो इन द सेंस, ये तो कहने के लिए दो, बट कहने का मीनिंग है कि फेस चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। So there is no change of mass of ice and water. Equilibrium reach होने के बाद mass change नहीं होगा. As the rates of transfer of molecules from ice to water and reverse transfers from water to into the ice are equal at the atmospheric pressure and temperature. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने लिया हुआ है और ये जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जो हमने लिया हुआ है एट दैट, क्योंकि 0 डिग्री कौन सा है, 0 डिग्री दोनों का है, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर भी सॉलिड आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग टेम्परेचर भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। सो इसीलिए वो टेम्परेचर हमने लिया है, तो वो टेम्परेचर पे दोनों एक्टिविटी होती है। सोचो कि हमने यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया है, तो क्या ज्यादा होगा, आइस ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे या वाटर ज्यादा होगा? हमारा अपना जो मेल्टिंग जो है वो ज्यादा होगा। तो क्या ज्यादा होगा, आइस या वाटर? वाटर ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा होगा, करेक्ट। ओके, अगर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया और अब जाके इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, उसका मास, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और आइस की कम होगी। तो वही चीज है, ये समझ में आ गया तुम्हें? So that is there. Okay, it is obvious that ice and water are in equilibrium only at a particular temperature and pressure. वो तो है ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और से नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज वी आर नोइंग। The system here is in dynamic equilibrium and we can infer the following. Dynamic equilibrium में है, मतलब कि dynamic equilibrium मतलब वही चीज क्या कि जितनी क्वांटिटी जा रही है दूसरे फेज में उतनी ही क्वांटिटी आ रही है अगेन in that particular phase. So both the opposite processes occur simultaneously. मतलब कि दोनों प्रोसेसेस साथ में होती है। Simultaneously मतलब एक साथ होना। ऐसा नहीं है कि पहले जितना बनना चाहिए था उतना मेल्टिंग हो गया उसके बाद फ्रीजिंग होगा। नो, नॉट लाइक दैट। फ्रीजिंग प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चालू है और सॉलिड मेल्टिंग प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चालू है, और एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब रेट उनका अलग अलग हो सकता है स्टार्टिंग में। ओके, मतलब हमारी फ्रीजिंग प्रोसेस भी चालू है, फ्रीजिंग प्रोसेस भी चालू है और से मेल्टिंग प्रोसेस भी चालू है। अब इनका रेट अलग अलग हो सकता है कि सपोज ये ज्यादा मतलब से ज्यादा मेल्ट हो रहा है, मतलब कि क्वांटिटी अगर हम बोले तो से 1 mm³ पर से सेकेंड, और इसका होगा मे बी फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग इससे भी कम 0.1 mm³ पर सेकेंड। तो फ्रीजिंग का रेट सपोज कम है, ऐसा हम मान रहे हैं कि भाई 1 सेकेंड में इतने वॉल्यूम वाला पानी आइस बन जा रहा है। समझ में आया? तो एट स्टार्टिंग रेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसके बाद तो रेट भी फिक्स हो जाएगा कि भाई से 0.5 mm³ पर सेकेंड, तो ये रेट भी फिक्स हो गया कि भाई 1 सेकेंड में 0.5 mm³ वाटर बनेगा आइस में से, और एक ही सेकेंड में 0.5 mm³ आइस बनेगा वाटर में से। ये कब? इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले अलग अलग
Understood? Okay. So that is there. Both the processes occur at the same rate, so that the amount of ice and water remains the constant. और इसी की वजह से इक्विलिब्रियम रीच हो गया और अब रेट सेम है. That's why उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो ये हमारा था पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड? ओके. नाउ नेक्स्ट लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम. डिट्टो वैसा है, डिट्टो वैसा, ज्यादा कुछ नहीं है. वहां पर क्या था, हमारा सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन हो रहा था, अब लिक्विड वेपर कन्वर्जन हो रहा है. तो क्या टेम्परेचर लेंगे हम? लिक्विड वेपर कन्वर्जन. हमारा टेम्परेचर आएगा ऊपर ही आएगा. सपोज वाटर ही ले लिया, तो टेम्परेचर क्या लेंगे? वाटर तो हमारे अभी भी तो किया था. नहीं, लेकिन अब तो हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ले रहे हैं ना. अभी तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम था. अब तो लिक्विड एंड गैस, लिक्विड वेपर मतलब लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम. तो टेम्परेचर क्या लेंगे? क्वेश्चन समझे? अभी हमने क्या देखा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम था. अब हम लिक्विड और गैस और से लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं. तो टेम्परेचर क्या लेंगे? बढ़कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली. अगर हमारा सब्सटेंस वाटर है तो क्या लेंगे? वाटर है तो 150 डिग्री सेल्सियस. 150. हाँ. क्यों? उसके 100 या फिर क्या क्या क्या? 50 या फिर 100. 50 या 100? क्यों ऐसा? तो मतलब ये पर्टिकुलर नंबर क्यों 50? ज़्यादा हीट है ना. हाँ, तो 50 पे तो नहीं होगा कुछ. 50 क्या 100 के अलावा कोई और टेम्परेचर पे होगा ही नहीं, क्योंकि एट 1 बार प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड में से गैसियस हमारा जो वेपोराइजेशन टेम्परेचर है वो कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. और कंडेंसेशन होगा. ओके, वेपर में से लिक्विड में कंडेंसेशन होगा, वो भी कहां होगा? 100 डिग्री सेल्सियस एट दिस प्रेशर. अंडरस्टूड? जैसे वो 0 डिग्री फिक्स है, वैसे 100 डिग्री फिक्स है, ये तो हमें पता ही है. ओके, सो वो टेम्परेचर लेंगे हम. दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट बॉक्स कैरिंग अ यू ट्यूब विथ मर्क्यूरी मैनोमीटर. मतलब एक ट्रांसपोर्ट बॉक्स ले रहे हैं ऐसे, और यहां से एक यूट्यूब मैनोमीटर ले रहे हैं. हाँ, सो यूट्यूब मैनोमीटर विथ मर्क्यूरी. तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी भर दिया है. यहाँ तक हमने यूट्यूब मैनोमीटर में ये क्या है? मर्क्यूरी है. ओके. कैरिंग अ यूट्यूब मैनोमीटर. ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. याद रख लेना, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, ओके, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. ओके, ये हम लेते हैं सबसे पहले. क्यों? ड्राइंग एजेंट, क्योंकि हम तो वेपर वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. तो ऐसा समझो कि इसमें मैंने क्या रख दिया है, कोई भी एक रख दो. सपोज मैंने फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रख दिया P2O5. तो जैसे ही हमने P2O5 रख दिया, इसके अंदर जितना भी वेपर होगा, जितना भी वेपर, वो सारा वेपर वो क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा. मतलब वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या वो ले लेगा खुद. कौन? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. डन. जैसे ही उसने सारा वेपर ले लिया, उसको बाहर निकाल दो. ओके, ये हमने एक कटोरी ली, उसमें पानी भरा हुआ है. जैसे ही बहुत टाइम तक रखो उसको, तो उसने सारा ही वेपर एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको निकालो और उसको तुरंत रख दो. क्या करना है पता चल गया? उसको निकाल लेना है और इसको रख देना है. ओके, तो देखो क्या होगा. is placed for few hours in the box. After removing the drying agent by tilting the box one side, a watch glass or petri dish containing water, मतलब ये ऐसे watch glass और petri dish containing water, वो हमें यहाँ पर रख देनी है. ओके, अंडरस्टूड? होगा क्या? ये वाटर का इवापोरेशन होगा और यहाँ पर वापस वेपर बनेगी. ओके, और
वेपर का भी वापस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो बन गया ना लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ओके, तो भाई ये पहली ये सब झंझट की वो क्यों की, ओके मजदूरी, वो इसलिए कि हम बोल रहे हैं ना कि पहले वेपर नहीं थी, वेपर पहले नहीं थी, हमने क्या बोला, लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम और लिक्विड टू गैस, मतलब कि भाई पहले से प्रोडक्ट थोड़ी होगा, पहले तो सिर्फ रिएक्टर होगा। तो लिक्विड पहले है, लेकिन वेपर यहाँ पे ऐसा समझो कि अभी जैसे हम वो रूम में चले जाए, तो वो रूम में चले जाए हम पढ़ते नहीं है, तो क्या वहां पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, मॉइस्चर कंटेंट तो होगा ही। तो वैसे ही ये बॉक्स लिया उसमें भी मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो उसको पहले सबसे पहले उसमें से मॉइस्चर कंटेंट और वेपर सारी क्या कर ली हमने, एब्जॉर्ब कर ली, जस्ट लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। ओके, सब साफ कर दिया सबसे पहले, तो पहले अंदर ले गए ये P2O5 सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ही एब्जॉर्ब किया 1 2 3 4 घंटे उसको फिर बाहर निकाला और ये वाटर डाल दिया। अब जैसे ही वाटर डाला तो अब इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। It will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer slowly increases and finally attains a constant value. That is, the pressure inside the box increases and reaches a constant value. मतलब क्या हो रहा है, देखो अभी समझो, ये तो समझ में आ गया। ओके, अब क्या हो रहा है कि तुमने यहाँ पे पानी भर दिया है, नाउ यू हैव, यहाँ पर हमने बॉल ले लिया और इसमें हमने भर दिया है पानी। ओके, अब पानी भर दिया, अब इसमें से क्या बनेगा, वेपर बनेगी, तो वेपर बनी वो यहाँ गई, अब ये ओपन है तो ये वेपर यहाँ भी जाएगी, ये वेपर बनी है इतनी सारी, ये क्यों, क्योंकि लिक्विड में से वेपर में जा रहा है, लिक्विड में से वेपर में जाएगा 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 जाएगा, तो ये जो वेपर का प्रेशर है ना, वो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब पहले वेपर की क्वांटिटी क्या थी, 0, अब वेपर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो अगर वेपर बढ़ती जा रही है तो ये जो वेपर है वो ये जो मर्क्यूरी है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, उसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये नीचे गया तो ये जो पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। डन। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब विल गो इंक्रीज। तो ये धीरे धीरे करके ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, मतलब ये अंदर ऊपर जा रहा है, तो जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक लेवल आया, अब वो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, अब वो आगे जा रहा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि एक लेवल आ गया है कि अब वेपर ज्यादा नहीं बनेगी, जैसे ही नई ज्यादा वेपर बनी तो वो जो वेपर पहले से थी उसमें से वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। डन। और इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, रीच हो गया। ओके, सो दैट इज देयर। सो that's it. Also the volume of water in the watch glass decreases. पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, फिर बाद में वो भी कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। इनिशियली देयर वाज नो वाटर वेपर इनसाइड द बॉक्स, नहीं था, क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ P2O5 से निकाल लिया है, ओके, और से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से निकाल लिया है। Then as water evaporated, the pressure in the box increased due to the addition of water molecules in the gaseous phase inside the box. The rate of evaporation is constant. Equilibrium reach हो जाए उसके बाद तो rate of evaporation and rate of condensation दोनों ही क्या हो जाएंगे, constant हो जाएंगे, क्योंकि equilibrium reach हो गया। फिर इसमें लिक्विड में से वेपर बनने का रेट और वेपर में से लिक्विड बनने का रेट क्या हो जाएगा, constant। अंडरस्टूड। तो ये हमारी फिगर है, देखो ऐसे पहले ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 रखा, जिससे यहाँ का सारा वेपर निकल गया। अब जैसे ही वेपर निकल गया तो इसको करके हमने ये डाल दिया डिश, पेट्री डिश, और जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और फिर ये हो गया। अब वेपर जाएगी जाएगी जाएगी, बढ़ेगी, बनेगी, नहीं बनी बनी बनी, और वो प्रेशर देगा इसको, तो फिर ये लिम्ब नीचे जाएगी और ये लिम्ब ऊपर जाएंगे। तो वही चीज़ पूरी बताई गई है। However, the rate of increase in the pressure decreases with the time due to condensation of the vapor into the water. तो अब क्या हो जाएगा कि कंडेंसेशन भी होने लगेगा। Finally, it leads to an equilibrium condition when there is no net evaporation. मतलब अब evaporation नहीं होगा, equilibrium reach हो गया उसके बाद। This implies that the number of water molecules from the gaseous state into the liquid state and the from the liquid state into the gaseous state will be equal.
तो rate of evaporation is equals to rate of condensation. At equilibrium, the pressure exerted by the water molecules at a given temperature remains constant and is called the equilibrium vapor pressure of water. मतलब क्या कि जब equilibrium तुम्हारा reach हो गया, जैसे कि ये कंडीशन में इक्विलिब्रियम रीच हो गया और अब जितना ये प्रेशर यहाँ पर है, ये प्रेशर जितना भी है, दैट प्रेशर इज व्हाट? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम रीच हो जाए उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर हो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। उस टाइम पर जो रेट हो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन। डन, सिंपल है। देन if the above experiment is repeated with methyl alcohol, acetone, ether, it is observed that different liquids have different equilibrium vapor pressure at the same temperature, and liquid which has a higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point. तो देखो ये हमें एक्चुअली 12th में भी देखना है, लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ कि अगर हम अलग अलग यही सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सब्सटेंस से करें, मतलब हमने तो वाटर से किया, वाटर के बाद हम एस्टर से कर सकते हैं, फिर एसीटोन से कर सकते हैं, ईथर से कर सकते हैं, तो जैसे ही हमने मिथाइल अल्कोहल से कर सकते हैं, तो जैसे ही डिफरेंट कंसेप्ट लिए तो सबका ये जो इवापोरेशन रेट है वो सबका अलग अलग होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर होगा कि भाई किसी का 1 एटमॉस्फेयर है, इतना ज्यादा तो नहीं होगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का 1 एटमॉस्फेयर, किसी का 0.8 एटमॉस्फेयर, किसी का 1.3 एटमॉस्फेयर, सबका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जिसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, समझो जिसमें से ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, मतलब जो भी सब्सटेंस लिया तुमने, मिथाइल अल्कोहल लिया, एसीटोन लिया, ईथर लिया या वाटर अभी जो हमने लिया वो, तो उसमें से रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कौन ज्यादा इवापोरेट हो रहा है, जो ज्यादा इवापोरेट होगा ये सारे सब्सटेंस में से उसकी ज्यादा वेपर बनेगी, और जिसकी ज्यादा वेपर बनी वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और जिसकी कम वेपर बनी वो कम प्रेशर लगाएगा। ऑब्वियस है, वही चीज बता रहे हैं। एंड लिक्विड विच हैज अ हायर वेपर प्रेशर, मतलब जिसका वेपर प्रेशर हाई हो, इज मोर वॉलेटाइल, तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है, एंड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा लो होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वेपर प्रेशर हाई मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है। If we expose 3 watch glasses containing separately 1 ml of acetone, ethyl alcohol and water to atmosphere, अब देखो अलग से फिर से करते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन ओपनली करते हैं, नॉट इन अ क्लोज कंटेनर। तो अब हमने एक वॉच ग्लास में वाटर ले लिया, एक में इथाइल अल्कोहल ले लिया और एक में हमने ले लिया है से एसीटोन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ द लिक्विड्स इन अ वार्मर रूम। तो अब एक गर्म रूम है उसमें हम कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑब्जर्व दैट इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर एंड द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन। तो भाई जो वार्म है, वार्म रूम लिया है हमने, तो ये जो टाइम टेकन बाय फॉर इवापोरेशन है, मतलब ये जो मिथाइल अल्कोहल हवा में चला जाता है, वाटर हवा में चला गया, एंड एसीटोन लिया था वो भी हवा में चला गया, तो ये जो इवापोरेशन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक मार्क में पूछा जा सकता है। तो पहला, द नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, सबका इवापोरेशन रेट अलग अलग होगा, तो कौन सा लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ द लिक्विड, तुमने लिया कितना है, मतलब सपोज तुमने वाटर लिया है, वाटर एक बूंद ले ली, और तुमने एसीटोन और इथाइल अल्कोहल तुमने 20-20 लीटर ले लिए, ओके, तो वो 20 लीटर का इवापोरेशन होने में टाइम लगेगा, उससे पहले तो ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इवापोरेट हो जाएगा। सो कौन सा लिक्विड लिया है वो भी मैटर करता है, एट द सेम टाइम कितनी क्वांटिटी में लिया है, दैट आल्सो मैटर्स। ओके, देन थर्ड पॉइंट, द टेम्परेचर। टेम्परेचर हर बार इक्वल होना चाहिए, हर ऐसा नहीं कि भाई वाटर के टाइम पे कुछ और टेम्परेचर है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के टाइम पे कुछ और, एसीटोन के टाइम पे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन
when the watch glass is open to the atmosphere, the rate of evaporation remains constant, but the molecules are dispersed into large volume of the room. तो जैसे ही हमने वॉच ग्लास को ओपन रखेंगे तो वो तो क्या करेगी, पूरे के पूरे रूम में चला जाएगी. ओके, यहाँ तो कंटेनर क्लोज था इसीलिए वापस यहाँ से अंदर नीचे आ रही थी. यहाँ पर तो ओपन है तो वो कहाँ चली जाएगी, एटमोस्फेयर मतलब कि रूम में चली जाएगी. So as the consequence, the rate of condensation from the vapor to liquid state is much less than that of the rate of evaporation. तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें तो रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा था और एक टाइम के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन भी मिला. देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तो मैंने उस हिसाब से ही तुम्हें कहाँ गया, ये रहा. जैसे कि मैंने फ्रीजिंग और मेल्टिंग का बोला था तो ये जो फ्रीजिंग है उसका रेट देखो कितना कम है लेकिन मेल्टिंग का रेट ज्यादा है. वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कर रहे हैं से वेपोराइजेशन कर रहे हैं और कंडेंसेशन कर रहे हैं. तो वेपोराइजेशन का रेट ज्यादा है और कंडेंसेशन का रेट कम है. लेकिन अगर है तो सही, कंडेंसेशन हो तो रहा है. जैसे पहला हमने केस देखा था किसका, सॉलिड टू लिक्विड वाला. तो सॉलिड में से लिक्विड हो रहा है, एट द सेम टाइम भाई लिक्विड में से सॉलिड भी तो, आइस में से वाटर बन रहा है तो वाटर में से आइस भी तो बन रहा है. ओके, और लेकिन यहाँ पर हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, जब वाटर बन गया वेपर और वेपर में से वापस वाटर, तो दोनों चीजें हो रही है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है और से इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है. बट अगर ये एक्टिविटी तुमने क्लोज कंटेनर में ना करके रूम में कर दी तो इवापोरेशन रेट तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन कंडेंसेशन रेट उतना ज्यादा होगा नहीं. मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे क्लोज कंटेनर में वो जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर वाटर वेपर कंडेंस होके वापस लिक्विड बन रही है, वाटर बन रही है, वो वहां हो रहा था. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा वेपर बढ़ जाएगी सो दैट एसीटोन वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है और से इथाइल अल्कोहल और वाटर वापस क्या आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है. जैसे कि हम यहाँ पर पानी का बॉटल रख दे ओपन करके, ओके, तो वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाएगा. तो ये रूम बंद का बंद ही रहेगा. तो क्या कभी भी वो वापस मॉइस्चर कंडेंस होके वापस वो पानी बनेगा क्या? ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पर तो ऐसा होने वाला नहीं है, राइट. ये एटमॉस्फेयर हाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाए भाई, तुम 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए तो यही वाटर जो एटमॉस्फेयर में वही ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, आइस. समझ में आया? मतलब से वाटर वेपर है तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. बट टेम्परेचर प्रेशर अगर वही रहे तो ऐसा होने वाला नहीं है. ओके, दैट इज द थिंग. These are open systems and it is not possible to reach equilibrium in an open system. याद रखना, अभी तक जो हमने इक्विलिब्रियम की बात की वो सारी की सारी सिस्टम क्या थी, क्लोज्ड सिस्टम थी. और लास्ट केस हमने जो लिया इसका एसीटोन और से इथाइल अल्कोहल और वाटर वाला, पेट्री डिश में अलग अलग कंटेनर में लेने के, तो वो ओपन सिस्टम, रूम के अंदर मतलब ओपन ही बोलेंगे ना, ये रूम कितनी बड़ी जगह है. ओके, तो ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा, याद रखना. Water and water vapor are in equilibrium position at atmospheric pressure and 100 degree Celsius in a closed vessel. तो अब वापस पहले वाली बात आ जाती है closed vessel वाली. The boiling point of water is 100 degree Celsius atmospheric pressure. For any pure liquid at 1 atmospheric pressure, the temperature at which liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point and normal boiling point of the liquid and it depends on the atmospheric pressure. मतलब याद रखना boiling point जो है atmospheric pressure पे depend करता है and it depends on the altitude of the place. At high altitude the boiling point decreases. ये क्या कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी एमसीक्यू बन सकता है थोड़ा घुमा फिरा के, कि सपोज यू आर बॉइलिंग द वाटर इन योर किचन. ओके, कितने टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा, 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया तुमने, उसको तुम बॉईल कर रहे हो तो कितना टेम्परेचर रीच होगा वो वाटर का. एटमॉस्फेयर का तो 27 ही है, वो तो है, लेकिन तुमने प्रेशर कुकर या कोई भी कंटेनर लिया है, ओके, उसमें कितना टेम्परेचर रीच होगा तब जाके वो बनेगा, मतलब वाटर वेपर बन जाएगा. 100 डिग्री रीच होगा तब जाके वो बन जाएगा, राइट. ओके, लेकिन ऐसा समझो कि सेम 1 लीटर ऑफ वाटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी यहाँ पर जो है वो
अब सपोज वही 1 लीटर ऑफ वाटर और वही प्रेशर कुकर और वो लेके तुम जा रहे हो, सपोज हिमालय चले गए, ओके, केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, थोड़े हायर एल्टीट्यूड पे चले गए, तो हायर एल्टीट्यूड पे अगर तुम वहां गर्म करने बैठ गए तो क्या लगता है वहां भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब बॉईल होगा, या उससे कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा? ज्यादा पे होगा। नहीं, कम पे होगा। ओके, क्यों कम पे होगा? बिकॉज इफ वी गो ऑन हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाए वैसे वैसे, ग्राउंड के नीचे जाए तो प्रेशर बढ़ता है, याद रखना है ये चीज। ग्राउंड के नीचे जाए, ये ग्राउंड है, तुम नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर की क्वांटिटी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, मतलब ये प्रेशर रेड कलर से, ये कलर से दिखा, तो प्रेशर बढ़ेगा। और अगर ऊपर जाओगे तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम हो रहा है, हमारा क्या था भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस था वेपोराइजिंग टेम्परेचर, लेकिन अगर तुम हिमालय पे चले गए तो वहां पर तो 1 एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहां पर तो है सपोज 0.7 एटमॉस्फेयर, तो ये कम हो गया, इसके लिए ये भी कम हो जाएगा, और सपोज तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस पे भी तुम्हारा वाटर बॉईल हो जाएगा। यू विल फील लाइक अरे यार देखो मैंने थर्मोमीटर डाला, ओके, और चेक किया 80 डिग्री सेल्सियस है और वाटर बॉईल हो रहा है, ये तो मैजिक हो गया, साइंस फेल हो गया है। नहीं, साइंस फेल नहीं हुआ है। ओके, हमने प्रेशर जो है वो नहीं चेक किया, वहां पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर अभी जितना है 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, उतना वहां नहीं है, वहां पे कम है। इसीलिए बोलते हैं ना कि वहां हिल स्टेशन पे जाएंगे तो प्रेशर और से हवा पतली होती जाती है, ऐसा नहीं बोलते। सो प्रेशर भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अंडरस्टूड। और वैसे ही अगर तुम सपोज माइनिंग कर रहा है, कोई कोल माइन है या गोल्ड माइन है, वहां चले गए एकदम नीचे, सपोज 1 किलोमीटर नीचे चले गए जमीन के अंदर, और वहां पर तुम चाय बनाने बैठ गए, तो मतलब वहां पर तुम वाटर को बॉईल कर रहे हो, तो मे बी वो 110 डिग्री पे भी बॉईल हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है जब तुम नीचे गए हो तब। समझ में आया? पक्का? ओके, सो ये एक मार्क में ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एट हाई एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे तुम हाई जाओगे द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर अप डाउन जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। समझ में आया? तो इतना रखते हैं आज, लेकिन यहाँ तक का समझ में आया ना अच्छे से?